स्टार्ट करते हैं हम लोग सल्फर सीरीज को। और सल्फर सीरीज से बहुत फ्रिक्वेंटली कह सकते हैं आप क्वेश्चंस आते हैं जेई मेन में, नीट में, जेई एडवांस में, हर किसी में। सल्फर सीरीज में सबसे पहले हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर ले एलोट्रॉप्स पर, फिर एलोट्रॉप्स के बाद ऑक्साइड्स और एसिड्स पर है। एलोट्रॉप्स को तेजी से निपटाया जाए पहले थोड़ा सा। हमारे एनसीईआरटी में 12th में सल्फर के एलोट्रॉप्स के बारे में क्या बातें कही गई हैं उस पर एकदम क्विक हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं, और काम करने के बाद एक दो क्वेश्चंस रिसेंट वाला हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे और चेक कर लेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। आ जाइए, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। और बॉन्ड एनर्जी, उसकी एसएस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी काफी अच्छी होने के कारण एलोट्रॉपिक फॉर्म्स काफी मिलते हैं। कार्बन की सीसी बॉन्ड एनर्जी काफी अच्छी होने के कारण कार्बन के एलोट्रॉप्स काफी ज्यादा मिलते हैं। फ्लोरीन की एफ सिंगल बॉन्ड एफ की बॉन्ड एनर्जी कम होने के कारण, अराउंड 150 होने के कारण उसके एलोट्रॉप्स नहीं है। तो एलोट्रॉप होने का पीछे एक का जो रीजन है नॉन मेटल में, वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ज्यादा होना। अगर आप सिंगल बॉन्ड एस लेते हैं तो 265 अप्रॉक्स 300 किलो जूल पर मोल के आसपास उसकी बॉन्ड एनर्जी है। तो सल्फर इज एन एलोट्रॉपिक एलिमेंट हैविंग न्यूमरस एलोट्रॉप्स। सल्फर इज एन एलोट्रॉपिक एलिमेंट having numerous allotropes. बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन बहुत सारे एलोट्रॉप्स में से हमारे सिलेबस में बहुत सारे, मतलब जैसे दो सल्फर के एलोट्रॉप्स हम लोगों को पढ़ने होते हैं, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। इसके अलावा बहुत सारे मिल्क ऑफ सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, पर्ल सल्फर, बहुत कुछ बोला जाता है। मेटेलिक सल्फर मैं डिस्कस भी करूंगा। तो इसमें से दो सल्फर काफी इंपॉर्टेंट है। अल्फा सल्फर, जिसको आप रोम्बिक बोलते हो, एंड बीटा सल्फर। स्ट्रक्चर के वजह से इनका नाम है, इसको आप मोनोक्लिनिक बोलते हो। आर टू मोस्ट कॉमन एलोट्रॉप, ठीक है। सल्फर के ये दो मोस्ट कॉमन एलोट्रॉप्स हैं, कौन कौन? अल्फा एंड बीटा। बाकी और भी बहुत सारे, लेकिन ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, ठीक है। आ जाइए, मैं एक तरफ रोम्बिक और एक तरफ मोनोक्लिनिक रखता हूं। पहले आप थोड़ा सा ऐसे जाने, ये जो आपका रोम्बिक सल्फर है, अल्फा सल्फर जिसको बोलते हैं आप, अल्फा फॉर्म, इसको जब आप मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद कूल करते हैं, तो आप इससे बड़ा आराम से इसके मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर पर पहुंच सकते हैं, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? बीटा सल्फर या बीटा फॉर्म। पहला पॉइंट हमने क्या बोला लोग, कि रोम्बिक को आप मोनोक्लिनिक में पहुंचा सकते हैं जस्ट मेल्ट करके और फिर कूल करके। अब हम लोग दोनों पर देखेंगे, इसके मेल्टिंग पॉइंट पर भी चर्चा करनी है हमें। आप यूं कह सकते हैं कि एलोट्रॉप से जो क्वेश्चंस आते हैं, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस, इन तीनों एलोट्रॉप से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। और भी एलोट्रॉप्स हैं अपने सिलेबस में, बट इन तीनों से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। एक मैं आपको पैटर्न समझा दूं, अगर कभी किसी जेई मेन में, चूंकि अब जेई मेन टेस्ट सीरीज की तरह होता है, मतलब अगर आपने कोई अटेम्प्ट किसी पर्टिकुलर मंथ में कोई अटेम्प्ट लिया, तो उस डेट में या उस अटेम्प्ट, मतलब फैब में अगर आपका पेपर होता, मान लीजिए, तो फैब में 5-6 डेट में एग्जाम्स होते हैं। तो अगर डेट 1 को जो पेपर आ रहा है, अगर उसमें एलोट्रॉप हैं, तो आप सतर्क हो जाएं कि अगले बाकी के पेपर में भी किसी न किसी में, अधिकांश पेपर्स में फिर एलोट्रॉप्स आने के चांसेस होंगे। हो सकता है कि आपके वाले में सल्फर आए हो तो दूसरे वाले में कार्बन आ जाए और तीसरे वाले में फास्फोरस। हाँ जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पैटर्न है। तो इस बात का मतलब ध्यान रखें कि अगर आपका पेपर किसी दिन, अगर आप जेईई मेन के एस्पायरेंट्स हैं, तो आपका पेपर अगर किसी पर्टिकुलर डेट में पढ़ रहा, तो आप ये देखें कि उससे पहले वाले पेपर में
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने ये गौर किया है कि थोड़ा इस पे सटीक बैठता भी है। एक में अगर वीएससीपीआर से क्वेश्चन दिखा तो सारे में वीएससीपीआर से क्वेश्चन दिखते हैं, करीब करीब, किसी किसी में नहीं। देखा हमने, आप 21 का पेपर पलटे तो एक पेपर में है सल्फर कैलोट्रॉप, दूसरे वाले के पेपर में सल्फर कैलोट्रॉप, तीसरे वाले के पेपर में कार्बन कैलोट्रॉप, चौथे वाले के पेपर में फास्फोरस कैलोट्रॉप। आप चेक करेंगे आपको दिखेगा ऐसा। और एम्स में भी ऐसे ही हिसाब किताब हुआ था, सल्फर वाला ही एम्स वाले ने 2019 में पूछा और उसके डिफरेंट अलग अलग डेज में जो पेपर हुए उसमें सल्फर कैलोट्रॉप्स आते रहे थे। ठीक है, सल्फर, फास्फोरस और कार्बन के। तो आ जाइए सीखते हैं हम लोग। रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक दो फॉर्म है। मैं यहां पे इसको डिवाइड करता हूं, डिवाइड मतलब एक पार्टीशन मैं क्रिएट कर रहा हूं यहां पे। ये लीजिए, अब इस तरफ मैं लिखता हूं रोम्बिक सल्फर, और इस तरह हम लोग लिखेंगे मोनोक्लिनिक सल्फर। सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं जिनमें ये दो एलोट्रॉप सबसे इंपॉर्टेंट है। रोम्बिक अल्फा येलो कलरलेस, अल्फा मतलब रोम्बिक येलो कलर का। पहला क्वेश्चन ये हुआ, ये क्लियर रखें। अल्फा फॉर्म जो होता है ये मोनोक्लिनिक सल्फर, सॉरी रोम्बिक सल्फर, ये येलो कलर का हुआ। पहला क्वेश्चन का पॉइंट यहां से आता। एग में जो येलोनेस है वो रोम्बिक फॉर्म के कारण, रोम्बिक में सी मिस हो गया। एग में जो सल्फर होता है और वो येलो कलर जो है उसका, वो मोनोक्लिनिक नहीं है, रोम्बिक फॉर्म के कारण। दूसरी बात, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, किस फॉर्म की? रोम्बिक की। इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, रिलेटिवली इसकी डेंसिटी कम है। ये मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट 393.8 केल्विन, 385.8 केल्विन और 393.8 केल्विन। देखो मैं कैसे याद रखता हूं, 85 प्लस 8 93, 85 प्लस 8 93। जुगाड़ आपको हमेशा हर वक्त रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम करते रहे। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट वाइज अगर आप देखें तो मेल्टिंग पॉइंट किस फॉर्म का ज्यादा है, रोम्बिक का या मोनोक्लिनिक का? तो मेल्टिंग पॉइंट वाइज सर मोनोक्लिनिक ज्यादा है, डेंसिटी वाइज रोम्बिक ज्यादा है। अब कहानी क्या है, आप रोम्बिक को थोड़ा धीरे धीरे स्लो हीट करें तो वो इस पर आ जाएगा, स्लो कूल करें तो उस पर जाएगा। हमने लिखा मेल्टिंग एंड कूलिंग, मेल्टिंग एंड कूलिंग। अगर आप इसको मेल्ट करते हैं मतलब जाहिर सी बात है 85 के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मेल्ट करेंगे और कूल करेंगे तो धीरे धीरे ये इस पर आ जाएगा। तो एक टेम्परेचर जो, जिस टेम्परेचर पर दोनों फॉर्म एक दूसरे में ट्रांजिट करते हैं उसको हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। हम लोग नेक्स्ट पेज में आ रहे हैं। डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी रोम्बिक की, ये डेंसिटी इसकी कम है, मेल्टिंग पॉइंट इसकी ज्यादा है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। सॉलिबिलिटी और ये दोनों चीज डिस्कस कर लिया जाए। हाँ, हमने बोला कि जो अल्फा फॉर्म है वो बीटा फॉर्म में और बीटा फॉर्म अल्फा फॉर्म में ये धीरे धीरे कन्वर्ट होगा और एक ट्रांजिशन टेम्परेचर बोला जाता है जो स्पॉन्टेनियस होता है। एक ट्रांजिशन टेम्परेचर बोला जाता है इसका 369 केल्विन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, एक ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर का कितना है बेटा, 369 केल्विन। ये ट्रांजिशन टेम्परेचर मतलब इस पर दोनों एक दूसरे में आएगा। मतलब आप अल्फा को बीटा में ले जा सकते हैं, कैसे? स्लो हीटिंग, और बीटा को अल्फा में कैसे ला सकते हैं? स्लो कूलिंग। सही है ना, स्लो कूलिंग।
क्लियर है? 369 पर दोनों फॉर्म है। ये वाला फॉर्म किस पर स्टेबल है? स्टेबल एट रूम टेम्परेचर और बिलो, समझ सकते हो, ये जब मेल्ट करते हैं ये आएगा, ठीक है? तो हमने क्या बोला, सॉरी, यहां पे जब ये मेल्ट करते हैं तो मेल्ट करने के बाद इसमें आएगा, मेल्टिंग पॉइंट 385 है। अब धीरे धीरे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे तो मोनोक्लिनिक फॉर्म आते जाएगा, मतलब 385 के नीचे जब होगा तो रोम्बिक फॉर्म होगा। हमने क्या दिखाया, 369 पर ट्रांजिट करना स्टार्ट करता है। 369 को बेटा लगभग लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोल लो, बोल सकते हो ना, लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोल लो, मतलब कितना हो गया आपका 273, मतलब 96 डिग्री, लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब रूम टेम्परेचर पर कौन फॉर्म है, स्टेबल है, अल्फा फॉर्म, और बिलो 369 केल्विन। अब ये कब स्टेबल है? स्टेबल एट हाई टेम्परेचर बोल लोगे, या दूसरा कर लोगे, या क्या बोलोगे, और अबव 369 केल्विन, सही है ना? ये दोनों ही चीजें अच्छे से देख लो। फिर उसके बाद क्या बोलोगे? अब ये हमने टेम्परेचर वाली बातें करी, टेम्परेचर वाली बातों में क्या क्या बातें हुई एक बार फिर से डिस्कस कर लिया जाए। पहला पॉइंट ये डिस्कस करा हमने, इसका मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन, 393.8 केल्विन। फिर हमने अगला पॉइंट ये करा कि 369 पर दोनों फॉर्म एक दूसरे में ट्रांजिट करना स्टार्ट करता, मतलब इक्विलिब्रियम पर है। इस फॉर्म को धीरे धीरे स्लो हीटिंग पे इसमें कन्वर्ट करेगा और स्लो कूलिंग पे उसमें कन्वर्ट करेगा। लो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर कौन, अल्फा फॉर्म, रोम्बिक येलो फॉर्म अपना दिखेगा ज्यादा, और हाई टेम्परेचर पर, एलिवेटेड टेम्परेचर पर या 369 केल्विन के ऊपर धीरे धीरे आपका कौन जाएगा, बीटा फॉर्म। 369 को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये सारी बातें टेम्परेचर पर बेस्ड हुई। अब प्रॉपर्टीज पर बातें करें, जैसे हमने डेंसिटी में बोला कि ये डेंसिटी में ज्यादा है, ये डेंसिटी में कम है। फिर हमने बातें करी स्ट्रक्चर में, फिर हमने बातें करी कलर में। अब इसके बाद आ जाओ सॉल्युबिलिटी में बातें करता हूं, ध्यान से देख लो। ये पार्शियली सॉल्युबल, दोनों में सेम बातें हैं सॉल्युबिलिटी को लेके, दोनों में पार्शियली सॉल्युबल इन एल्कोहल, बेंजीन और ईथर, ये दोनों में बातें हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में दोनों के दोनों पार्शियली सॉल्युबल है। ये भी partially soluble in alcohol, benzene and ether, ये भी इसमें पार्शियली सॉल्युबल। लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में दोनों के दोनों सॉल्युबल, बट सॉल्युबल इन CS2, बट सॉल्युबल इन CS2। अच्छा, अगर वाटर में आ जाए, जल्दी बता दो क्या होगा? क्या आपने सीखा है, क्या हमने पढ़ा है? आपने पहले कभी अगर हमसे पढ़ा है, कभी देखा है, तो वाटर में सल्फर हमने क्या लिखा है, जल्दी बता दो, जल्दी 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 जल्दी। वाटर में क्या लिखा हमने, जल्दी, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, जल्दी, क्या पढ़ा है आपने? वाटर में सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, जल्दी। हाँ जी, वाटर में, वाटर में, वाटर में, वाटर में, वाटर में, जल्दी जल्दी बताइए बताइए, हमने पढ़ाया आपको वाटर में क्या होता है, सल्फर। एग्जैक्टली, गुड प्रदीप, मुकेश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, निकिता, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल, ग्रेट। वाटर इनसॉल्युबल है, ये वाला सल्फर भी इनसॉल्युबल है वाटर, और ये वाला भी सल्फर वाटर इनसॉल्युबल है, बहुत अच्छा, शानदार। दोनों सल्फर वाटर इनसॉल्युबल है। अब अगर सॉल्युबल करना है तो कहां पे, जल्दी बताओ, सल्फर को कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं अपन? सल्फर वाटर में कब सॉल्युबल हो सकता है? क्विकली जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अगर हमें सल्फर को सॉल्युबल करना है वाटर में तो क्या करना चाहिए, जल्दी, और किस वजह से होती है? एकदम तेजी से। गुड तानिया, वेरी गुड। मनमीत, जल्दी बताएं, वाटर सॉल्युबल कैसे होता है? अगर हमें वाटर में सॉल्युबल करना है सल्फर को तो क्या करना है, तेजी से बताइए। कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर सॉल्युबल होता है क्योंकि यहां पर CS2 में क्या होता है ना, सल्फर इसके साथ मिला के CXX एक कॉम्प्लेक्स बना लेता, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स CSX। यहां भी CS2 प्लस सल्फर CSX लिख देता हूं मैं अगले पेज में, जल्दी से बताइए।
वाटर में जाने पर हमने पूछा कि किस तरीके से हम सल्फर को डिसॉल्व कर सकते हैं, क्या किया जाए ऐसा कि वाटर में सल्फर आने पर डिसॉल्व हो जाएगा, मेरा ये क्वेश्चन है। क्यों CS2 में सॉल्युबल हो जाता है? एक्चुअली जो आपका सल्फर है S, ये जब आपके CS2 से रिएक्ट करता है तो CSX बनाता है। CSX मतलब पॉली कार्बन सल्फाइड, कार्बन पॉलीसल्फाइड बोल सकते हैं आप इसको, कार्बन पॉलीसल्फाइड, ठीक है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ये बना लेता है। पॉलीसल्फाइड्स याद होंगे आपको, हमने करवाए थे, जैसे S2 डबल माइनस डाइसल्फाइड, S3 डबल माइनस, S4 डबल माइनस, S5 डबल माइनस पेंटासल्फाइड, पेंटासल्फाइड, ये हो गया आपका क्या, डाइसल्फाइड। तो एनीवेज कार्बन सल्फर का CS2 में सॉल्युबल होना इसलिए है क्योंकि वो उसके साथ CSX एक बना लेता है। हाँ, बॉइलिंग, एग्जैक्टली, ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत सही। तो वाटर में जाकर के क्यों इनसॉल्युबल है, बट वाटर में सल्फर को अगर हम लोग वाटर में डाल के क्या करते हैं बेटा, बॉयल करते हैं तो H2S प्लस SO2 बनता है, और इन दोनों के सॉल्युबल होने के कारण हाईली वाटर सॉल्युबल है ये दोनों गैसेज, हाईली वाटर सॉल्युबल है। कौन कौन, H2S एंड SO2, ये दोनों हाईली वाटर सॉल्युबल है। इसी वजह से सल्फर को हम बोलेंगे कि बॉइलिंग वाटर में जाके वो सॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फर इन हॉट वाटर या बॉइलिंग वाटर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H2S एंड SO2। सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फर इन हॉट और बॉइलिंग वाटर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H2S एंड SO2। ये दोनों वाटर में हाईली सॉल्युबल है, H2S एंड SO2, ठीक है। तो चलो हमने क्लियर किया कि दोनों के दोनों इनसॉल्युबल है वाटर में, पार्शियली सॉल्युबल है अल्कोहल में, बेंजीन में और ईथर में। कार्बन डाइसल्फाइड में दोनों सॉल्युबल है क्योंकि उसके साथ मिलकर के CSX एक पॉलीसल्फाइड, कार्बन पॉलीसल्फाइड का एक कंपाउंड तैयार होता है जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली सॉल्युबल है। और वाटर में हमने क्लियर किया कि बॉइलिंग वाटर या हॉट वाटर में क्या हो जाएगा आपका सल्फर, H2S प्लस SO2 बनाने की वजह से सॉल्युबल है। रिएक्शंस में हमने डिस्कस करा। और प्रॉपर्टीज में आप क्या बातें कर सकते हैं, जैसे डेंसिटी या मेल्टिंग पॉइंट, हमारी एनसीईआरटी जिन चीजों पर बातचीत करती है हम लोग उसी पर बात करते हैं। सल्फर में और बातें हो सकती है, सल्फर के चाहे आप अल्फा फॉर्म ले या बीटा फॉर्म ले, रोम्बिक फॉर्म ले या मोनोक्लिनिक फॉर्म ले, दोनों में से कोई भी फॉर्म उठाएं, इसमें सल्फर S6 से लेकर के S20 तक के मॉलिक्यूल्स में रहते हैं। क्या बोला हमने, इसमें सल्फर S6 से लेकर के S20 तक के मॉलिक्यूल्स में रहते हैं, बीच में कोई कोई नहीं है, सारा नहीं है, करीब करीब सब है। ठीक से देखें, सल्फर remains in S6 to S20 molecular forms in both of rhombic as well as monoclinic forms, rhombic as well as monoclinic forms। अच्छे से सीख लेंगे आप और कॉन्सेप्ट क्लियर रखें अपना, सल्फर पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो लिमिटेड बता रहा हूं आपकी एनसीईआरटी है और उसी में थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ाने के लिए हमने कुछ जो ऐड करना पड़ा हमने आपके पी ब्लॉक से लाके ऐड कर दिया, ये अल्टीमेट है, फाइनल है। तो हमने बोला सल्फर रहता है S6 से लेकर के S20 तक के मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में, चाहे वो आपका रोम्बिक सल्फर हो या मोनोक्लिनिक सल्फर हो, दोनों में ही S6 से लेकर के S20 तक के वो मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में रहता है। और अगर आप बोले तो ये सॉलिड सल्फर है, ये सॉलिड फॉर्म्स, हाई मॉलिक्यूलर वेट के कारण ये सॉलिड हो गया। मतलब सल्फर कैसा एलिमेंट है, सॉलिड या गैसियस या वेपर, इस तरह से आप बोलेंगे सल्फर एक सॉलिड एलिमेंट है, सल्फर को सॉलिड एलिमेंट का दर्जा दिया जाता है। क्लियर है, S6 से लेकर के S20, इसमें कोई कोई मॉलिक्यूल है जो रेयर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे S5 से 15 तो करीब करीब सब करते हैं, सॉरी S6 से S15 तक सब करते हैं, फिर उधर 16 करते हैं, 17 नहीं करता है,
नहीं 15 16 नहीं करता है, 17 नहीं और 19 नहीं। क्या बोला सर आपने, क्या बोला आपने, देख लो मैं क्या बोलता हूं। S6 से लेकर के और S15 तक सारे, S16 नहीं करेगा, S17 नहीं करेगा, S18 करेगा, S19 नहीं करेगा, फिर S20 करेगा। क्लियर हुआ, क्या बोला हमने, क्लियर हुआ। हमने बोला कि इसमें कौन करेगा कौन नहीं करेगा, S6 से लेकर के S20 में। तो हमने बोला S6 से 15 तक सारे, 16 नहीं करेगा, 17 नहीं करेगा और 19 नहीं करेगा, 18 20 ये फिर करेगा। तो इसी फॉर्म में एलिमेंटल सल्फर या तो S6 में रहेगा, या S7 में रहेगा, या S8 में रहेगा, या S9 में रहेगा, या S10 में रहेगा। अब समझ रहे होंगे आप चीजों को। बट S16 में नहीं रहेगा, 17 में नहीं रहेगा और 19 में नहीं रहेगा, फिर 20 में रहेगा। ठीक है। और किसी में पकड़ फॉर्म में होता है, किसी में क्राउन फॉर्म में, चेयर फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल में हमारे सिलेबस के 2 स्ट्रक्चर्स हैं, आप उन दोनों को बना ले। S6 ये ले ले, ये देख ले, ये S6 है आपका। S8 S8 बना रहा हूं ना। 5 हो गया, 6 7 8, S8 से लेकर के S20। ठीक है, इसको क्राउन फॉर्म भी आप बोल सकते हैं, क्राउन फॉर्म में होता है ये। तो इस तरह से करके सारे सल्फर के फॉर्म्स हैं। अब है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, धीरे धीरे सल्फर S2 की तरफ जाते जाएगा। और ये फॉर्म्स अगर आपसे पूछे जाए तो इस पे क्या है, डबल लोन पेयर होने के कारण ये डायमैग्नेटिक फॉर्म है। इस पे भी आप देख ले, सारे पे डबल लोन पेयर होगा। इसी को आप दूसरे फॉर्म में भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं क्राउन के फॉर्म में, ऐसे क्राउन, ये लीजिए क्राउन, ये लीजिए, ये लीजिए क्राउन, क्राउन फॉर्म ऐसे भी बना सकते हैं आप। ये भी सारे के सारे क्या है, डायमैग्नेटिक है। पकड़ फॉर्म बनाया, क्राउन फॉर्म बनाया, या चेयर फॉर्म बनाया, सारे के सारे डायमैग्नेटिक है। क्योंकि बहुत क्लियर है ना, ये देखो ना, 2 तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर हुआ बेटा। तो कहीं पे भी अनपेयर्ड नहीं है। 2 to 4 सारे में पेयर्ड है। टोटल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 2 6, तो सारे पेयर आते जाएंगे। इसीलिए सल्फर के ये सारे फॉर्म्स क्या है, आपके डायमैग्नेटिक। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये S2 वेपर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म चेंज करेगा। टेम्परेचर जब अबव जाने लगे, जैसे आप अगर 500 पर जाने लगे हो, केल्विन की मैं बातें कर रहा हूं, या डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। आप अगर एग्जैक्ट डिग्री सेंटीग्रेड में बात कर लो तो 600 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब उधर मूव करने लगो तो धीरे धीरे सल्फर किस फॉर्म में जाने लगता है, S2 के फॉर्म। एट एलिवेटेड टेम्परेचर सल्फर starts converting itself to किसमें, S2 वेपर फॉर्म। हमने क्या बोला लोग, जब टेम्परेचर आपका बढ़ने लगे तो सल्फर अपने आप को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर लेता है, किस फॉर्म में, S2 वेपर फॉर्म। S2, अब S2 की एक मिस्ट्री है अपने आप। S2 ठीक उसी तरीके से है जैसे O2 है। तो आप O2 में क्या लिखते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, चूंकि ये मॉलिक्यूल होता है तो आप लिखते हो बेटा पाई 2px2, पाई 2py2 और पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1। ये कौन सा फॉर्म है, ट्रिपलेट फॉर्म, क्योंकि 2 अनपेयर्ड है ना, ये ट्रिपलेट फॉर्म है। और ये आपका एम्स के एक पेपर में आया हुआ था, 2019 के एक पेपर में ये आया हुआ था, ट्रिपलेट फॉर्म। एजर्जन रीजन में उसने लिखा था
एम्स के 19 के अलग अलग पेपर में सल्फर के रिगार्डिंग अलग अलग क्वेश्चंस आए। एक में उसने रीजन में लिखा, पहले में लिखा एजर्जन में, दोनों में डाला कि S2 इज पैरामैग्नेटिक, बट रीजन में डाला ट्रिपलेट, और एक में कुछ और डाला, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा कि ट्रिपलेट फॉर्म है। तो ये ट्रिपलेट फॉर्म है क्योंकि दो अनपेयर्ड है। यदि एक भी अनपेयर्ड नहीं होता तो आप सिंगलेट फॉर्म बोलते हो। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट सिग्मा एस प्लस हाफ इंटू 2 से आप कैलकुलेट करते हो ना। तो अगर एक अनपेयर्ड होता है तो उसको डिप्लेट फॉर्म बोलते हो, दो अनपेयर्ड होगा तो आप उसको ट्रिपलेट फॉर्म बोलोगे। तो ये ट्रिपलेट फॉर्म है, तो सल्फर उसी के ग्रुप का है। तो एग्जैक्टली इसी तरीके का इसका भी मॉलिक्यूलर और वाइटल कॉन्फ़िगरेशन होगा, और आप यहां पे जस्ट 3px हो जाएगा, बस सेल बढ़ जाएगा। स्टार 3py1, बस ऑर्बिट बढ़ जाना है, चीजें वही आएंगी। मतलब ये भी एग्जैक्टली कौन सा हुआ, ट्रिपलेट फॉर्म। ठीक है, ट्रिपलेट फॉर्म। वहां से आप इसको हटा ले, यहां पे एम्स वाला ये चीज यहां पे आया है, इसमें एम्स 2019। ठीक है, तो S2 इस तरह से निकला। इसका वेपर फॉर्म जो होगा, ये वेपर फॉर्म, जैसे O2 गैस है तो S2 आपका गैस है। तो आपका क्या इस तरह से निकला, S2 एक वेपर फॉर्म है और ये पैरामैग्नेटिक फॉर्म है। ये पेज नंबर अपना 5 है। Therefore S2 पैरा, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक O2 के तरह। और ये गैसियस है या वेपर, वेपर बोलना ज्यादा सही है, वेपर सल्फर, गैसियस से ज्यादा बेहतर आप वेपर बोले। ये वेपर सल्फर हुआ। ठीक है, और वाइल वहीं पर अगर आप दूसरे फॉर्म्स लें, S6 या S8 या S10 वगैरह या S20 वगैरह, ये सब क्या है आपके डायामैग्नेटिक फॉर्म्स। लेकिन हाई टेम्परेचर पर अभी भी ये गुत्थी सुलझी नहीं है कि कब ये S2 में कंप्लीट जाएगा। जैसे सल्फर की कहानी थोड़ी अजीब होती है, अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर स्केल पर आप उसके फेज डायग्राम को जब आप देखेंगे गौर से, जैसे कार्बन का फेज डायग्राम होता है, तो अलग अलग प्रेशर एप्लीकेशन पर और अलग अलग टेम्परेचर पर उसके बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं। लेकिन शुरुआत के 400 केल्विन तक करीब करीब यही दो फॉर्म रह जाते हैं। कौन, अल्फा एंड बीटा। 400 केल्विन तक करीब करीब यही दो फॉर्म रहते हैं। 400 केल्विन के ऊपर उसके सारे सल्फर के फॉर्म्स हाई प्रेशर या टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ा के हाई प्रेशर या लो टेम्परेचर पर हाई प्रेशर, सब पर खेल अलग अलग होता है। अलग अलग तरह के सल्फर आपको देखने को मिलेंगे, जो हम लोगों के सिलेबस से क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। और हम लोगों के सिलेबस में स्पष्ट लिखा गया, आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की लाइन आपको होगी, सल्फर इज एन एलोट्रॉपिक एलिमेंट हैविंग न्यूमरस एलोट्रॉप्स, आउट ऑफ देम ओनली 2 फॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट, अल्फा एंड बीटा, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म्स। और फिर उसकी कहानी आपस में आपको मिलेगी देखने को। ठीक है, एक एलिमेंटल सल्फर के बारे में हमने बोला कि इसमें S6 से लेकर के S20 तक के मॉलिक्यूल्स होते हैं एलिमेंटल सल्फर में। मोस्टली S6 और S8 थोड़े कॉमन है ज्यादा, इसमें भी कोई दो राय नहीं, और सबसे ज्यादा कॉमन है S8, ये मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है। ठीक है, अब इसके बाद यदि आप टेम्परेचर, हमने बोला कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे आप बढ़ाते चले जाएं तो धीरे धीरे सब किस में चले जाएंगे, S2 में जाने लगेंगे। अब 1000 केल्विन सल्फर कंप्लीटली कन्वर्ट्स itself to S2 पैरामैग्नेटिक वेपर फॉर्म। क्लियर हो गया अब, कंप्लीट। बट हमने क्या बोला कि शिफ्टिंग उसकी स्टार्ट हो गई उससे पहले, बट कंप्लीट किस पर पहुंच गया, 1000 केल्विन के ऊपर जब जाएंगे तो वो कंप्लीट पूरे का पूरे शिफ्ट कर गया उसमें।
तो ये सल्फर के एलोट्रॉप्स के बारे में इससे ज्यादा कहानी आपसे डिस्कस नहीं करी जाएगी। कलर पूछा जाएगा, एलोट्रॉप्स कौन है ये पूछा जाएगा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वो पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर्स S6 S8 के बारे में पूछा जाएगा, फॉर्मूला S6 S20 में मतलब कहां से कहां तक के हो सकते हैं सल्फर मॉलिक्यूल्स, उसमें वो पूछा जा सकता है। सॉलिबिलिटी पूछा जा सकता है, बेंजीन अल्कोहल और ईथर में सॉलिबल है, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉलिबल है, ये पूछा जा सकता है। जेई एडवांस्ड ने ये पूछा हुआ है कि आईआईटी वाले ने कि सल्फर CH2 में जाके क्यों सॉलिबल होता है, आपसे ये क्वेश्चन कराया जा सकता है। मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू दोनों के पूछे जा सकते हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में सवाल हो सकता है। हाई टेम्परेचर पर कौन फॉर्म स्टेबल है, लो टेम्परेचर पर कौन से फॉर्म स्टेबल है, यह सवाल हो सकता है। किस टेम्परेचर के आसपास जाने पर आपका वो कंप्लीट S2 में स्विच कर जाएगा, ये सवाल हो सकता है। ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। आइए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहां पर ओपन कर रहा हूं, ये देखने के लिए कि क्या रिसेंट के 2-3 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं क्या हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। 1-2 ईयर्स रिसेंट वाले में कुछ देखा जाए। इधर खुल जा सिम सिंह, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, जेईई मेन 2021 का है। स्टेटमेंट 1 है, आप अच्छे से पढ़े और सॉल्व करें, मैं आपके जवाब का मुंतजिर हूं। दोनों फॉर्म्स में चाहे हमने क्लियर लिखा है, प्रदीप जी आपने पूछा है कि सर ये S6 एंड S8 अल्फा है या बीटा है, हमने क्लियर लिखा है कि आप अपने क्वेश्चन को इसमें देख लें जो मैंने लिखा है, ठीक है। देख ले, मैंने एकदम क्लियर बताया है कि आप किसी भी फॉर्म में रहते हैं, चाहे रोम्बिक में या मोनोक्लिनिक में, कहीं लिखा है हमने, आपको मिल जाएगा दोनों में ही। हां, सल्फर रिमेन्स इन S6 to S20 मॉलिक्यूलर फॉर्म्स इन बोथ ऑफ रोम्बिक एज वेल एज मोनोक्लिनिक फॉर्म्स। क्लियर है प्रदीप जी, आपकी चीजें क्लियर हो गई। अब आ जाइए, ये क्वेश्चंस मुझे करवाने दें। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहला है अल्फा एंड बीटा सल्फर फॉर्म्स कैन चेंज रिवर्सिबली between themselves with slow heating or slow cooling. दूसरा है at room temperature the stable crystalline form of sulfur is monoclinic sulfur. In the light of above statements, choose the correct answers. Answer: statement 1 is false but 2 is true. Both statement 1 and 2 are true. C में दिया हुआ है statement 1 is true but statement 2 are false, और डी में दिया हुआ है, देख लें आप, यहां पे आर को हटा के इज कर दूंगा, और डी में दिया हुआ कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। जल्दी से बताएं क्या आपके अकॉर्डिंग आंसर आने हैं। चलिए, बहुत तेजी से आंसर आ गया। अभिषेक सी, तानिया सी, सारे लोग सी जवाब दे रहे हैं। पहला है अल्फा और बीटा फॉर्म्स एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं उसको आप स्लो हीटिंग और कूलिंग से। सही है, बिल्कुल सही, सारे लोग का जवाब सी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। और दूसरा है एट रूम टेम्परेचर द स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फर इज मोनोक्लिनिक। ये गलत है। 100 डिग्री तक आपने देखा है, हमने बोला है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर 100 डिग्री का राउंड है, 369 केल्विन। वहां तक जाकर के हम लोगों ने क्या देखा, कौन स्टेबल है, अल्फा फॉर्म, रोम्बिक फॉर्म। तो हमारा क्लियर कट सेकंड वाला गलत है। अल्टीमेटली आंसर्स आप लोगों ने बिल्कुल सही बनाया है, सी। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट पढ़ाता हूं, ये 21 जेईई मेन 2021 का एक और क्वेश्चन है आपके सामने। अब आप इसको देख लें। क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर द नंबर ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स विच विल शो पैरामैग्नेटिज्म। अल्फा मतलब इसमें डालना है आपके, चलो इसमें आंसर ही निकाल दो, ठीक है। अल्फा बीटा S2 फॉर्म बड़े आसानी से बन गया आपका, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है फिर ये। वंस अगेन यू पीपल आर सेइंग सी, बहुत अच्छा, सही है, बिल्कुल, एग्जैक्टली, एवरीवन, ग्रेट, बहुत अच्छा। अब इसके बाद ये भी 21 का क्वेश्चन, वो भी, और 21 के आप पेपर को देखेंगे जब, तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा कि कहीं पे कार्बन का पूछा हुआ है, हां जी, फुलरीन्स का, बकमिंस्टर फुलरीन का क्लियर दिखेंगे, और कहीं पर आपको दिखेगा फास्फोरस का। अलग अलग पेपर में आपको दिखेगा ज्यादातर, तो सही है, आप लोग इसका भी आंसर सी। चलिए आ जाइए आपके सामने, एम्स 2019 का मैं क्वेश्चन हमने खोला, ओपन किया, ठीक है। किसको एक्सप्लेन करना है मुकेश जी, एक बार आप बोले,
ये है अमॉन्ग द फॉलोइंग एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर द नंबर ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स विच विल शो पैरामैग्नेटिज्म। तो अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, S2 फॉर्म। तो जब आप अल्फा और बीटा, बिल्कुल एक्सप्लेन करने की बात है तो मैं कर दे रहा हूं, जब आप अल्फा और बीटा सल्फर बोलते हैं इसका मतलब है आप बातें करते हैं S6 टू S20 की, नहीं S6 की बातें करते हैं, आप S7 की बातें करते हैं, आप S8 की बातें करते हैं, आप S10 की बातें करते हैं, आप S12 की बातें करते हैं, आप S14 की बातें करते हैं, सो ऑन आप S20 की बातें करते हैं। तो ये सारे जो है ये अल्फा और बीटा ये डायमैग्नेटिक फॉर्म्स हैं। तो इसका पैरामैग्नेटिक वाला फॉर्म्स कौन सा है? S2 वाला पैरामैग्नेटिक फॉर्म है। O2 की तरह उसका स्ट्रक्चर होगा। जिस तरह से O2 आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, ये देख लो, मैं करवा दे रहा हूं, ये देख लो, कहां गया भाई, आ जा, ये आ गया, ये लीजिए। जैसे आप O2 का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हो, हमने आपको MOT सिखाया, लाजवाब। हमने बोला आप ऐसे बनाया करें, ऐसे नहीं बनाया, ये बच्चे लोग बनाते हैं, इस तरह से नहीं बनाना है हमें, ठीक है। तो S2 का भी स्ट्रक्चर आप इसी तरीके से ड्रॉ करें, ये वाला स्ट्रक्चर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण। तो उम्मीद है क्या मुकेश आपको समझ में आया जो आपका क्वेश्चन था? आपने बोला था कि सर इसको एक्सप्लेन कर दे, मैंने कर दिया प्रॉपरली। क्या आपका क्लियर हो गया मुकेश? बता दे मुझे। जो पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे वो ST फॉर्म करेगा, ना अल्फा ना बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा का सामान्य मतलब होता है S6 से लेकर के S20, और हाई टेम्परेचर पर S2 मिलता है। जब 600-700 क्रॉस करता है तब आपका S2 मिलना शुरू होता है। वेरी गुड, यस सर लिखा इसने। ये हमारा एक क्वेश्चन है। इन वेपर स्टेट S2 molecule shows paramagnetism. Reason है sulfur has 2 unpaired atomic orbitals. In vapor state S2 molecule shows paramagnetism. Reason है sulfur has 2 unpaired atomic orbitals. पहला, if both assertion reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. दूसरा, both assertion reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. तीसरा, assertion correct, reason incorrect. चौथा, दोनों इनकरेक्ट। क्या आंसर आप लोग निकाल रहे हैं? देखो जरा, मैं जल्दी से आप आंसर निकाल दें। हाँ जी, क्या आंसर्स आप लोगों ने लाया? आंसर्स ए और एक आंसर सभी लोगों का ए कंटिन्यूअस आ रहा है। एक सिंगल मनमीत ने आंसर किया है, नहीं उसने भी ए किया, बाकी लोगों ने कैपिटल ए किया, इसने स्मॉल ए किया। मैं सॉल्व करूं, इसका आंसर है बी। अब मत बोलना ओ रे शिट, हाँ? नहीं तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ले लुट्टा, एटॉमिक ऑर्बिटल। सर ने तो सिखाया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ जी, इस क्वेश्चन की खासियत यही है, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, देखिए प्लीज ध्यान दे, यहां पे क्या है कहानी। असर्जन में दिया हुआ है कि S2 जो है वो आपका पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, सही है, कोई दो राय नहीं है। सल्फर हैज 2 अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बिल्कुल सही है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान नहीं दिया? आ जाओ। सल्फर जब आप एलिमेंटल लिखते हैं सल्फर, आपने ध्यान क्या नहीं दिया बेटा, देख ले अच्छे से। S2 पैरा है बट इसमें 2 अनपेयर्ड भी है, लेकिन 2 अनपेयर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब घंटी खुल गई होगी दिमाग की। 2 अनपेयर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक है। क्या इस वजह से वो पैरामैग्नेटिक है कि इसमें 2 अनपेयर्ड
एटॉमिक ऑर्बिटल है। भाई साहब क्या आप बात कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल है बट कहां पे, सल्फर एटम की जब बात करें तब 3s2 3p4, अब जाकर के उसके पास 2 अनपेयर्ड हैं। समझ में आया? तो आप बोलेंगे सल्फर एटम पैरा है और इसके पास 2 अनपेयर्ड, आप लोगों को सॉरी बोलना चाहिए, इसके पास 2 अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेपर स्टेट में सल्फर मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिज्म शो करता है s2 मॉलिक्यूल, और रीजन दिया है कि सल्फर हैज 2 अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या सल्फर के पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल अनपेयर्ड है इसीलिए वो s2 पैरा है? बिल्कुल सॉरी बोलना चाहिए। ले लुट्टा, ध्यान ही ना दिए, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। यहां पे तो कंपटीशन चल रहा है ना, वही चीजें हैं, सीली चीजें जो है ना, आपको जिसको देख के आप ध्यान नहीं देते ना, वही चीजें कंपटीशन आपको परेशान करती हैं। तो एग्जैक्टली आप लोगों ने गड़बड़ कर डाला, सारे लोगों ने गड़बड़ कर डाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बी। आप समझ चुके होंगे अब कि सल्फर एटम पैरामैग्नेटिक है और वहां पे 2 अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था s2 मॉलिक्यूल, और वो जो पैरामैग्नेटिक है वो 2 अनपेयर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कारण, एंटी बॉन्डिंग के कारण। हाँ एग्जैक्टली, बी होगा आंसर अब। ऐसे ही लोग आउट होते हैं और ऐसे ही जाते हैं और फिर बोलते धोखा। किसी ने धोखा वोखा नहीं दिया, आप खुद सावधान नहीं थे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सुने नहीं हो। आ जाओ M18 का शानदार क्वेश्चन। above which temperature sulfur transits to s2 diatomic molecular diatomic form completely? अच्छे से जवाब दे दें। above which temperature sulfur transits to s2 diatomic form completely? ए ऑप्शन है 1000, बी है 385.8, सी है 369, डी है 727। क्या होगा आंसर, जल्दी आप बताएं, एम्स 2018 के क्वेश्चन है। सी, डी। अरे अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है भाई, ऐसे कैसे? सी, डी, सी और डी लोग आंसर दिए जा रहे हैं, अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं। ए देखिए, तो अब ए भी आ गए मैदान में। अब विच टेम्परेचर, इतना आसान, ए वाले ने अपना डिलीट भी कर लिया। एट विच टेम्परेचर सल्फर ट्रांजिट्स टू s2 डायटोमिक फॉर्म कंप्लीटली? जल्दी जल्दी जल्दी, अब आंसर डी आ गया सभी का। अच्छा, चेंज करने में आप लोग माहिर हैं। इनऑर्गेनिक को हल्के में ना लें, बार बार समझाता हूं, और ये रटने वाला भी सब्जेक्ट नहीं है। इस तरह से अंधाधुंध लोग भागते रहते हैं। एग्जैक्टली आंसर डी होगा, जबकि इसका आंसर लोग ए सोच रहे होंगे। देखो सारे टेम्परेचर जान पहचान वाले हैं, तो दिमाग में वो तारे जमी पर वाला जो बचवा होता है ना, टेम्परेचर वैल्यूज आर डांसिंग, थोड़ा सा उधर गए आपका काम तमाम। ये तो कोई टेम्परेचर ही नहीं होता, 1000 केल्विन होता है। तो 1000 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलोगे तो 727 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इसलिए आपका आंसर डी होगा एग्जैक्टली। ठीक है, ए नहीं होगा, डी होगा। और रहा सवाल ये 385.8 क्या होता है भाई? 385.8 कौन सा वैल्यू आया है? तो एक्चुअली ये मेल्टिंग पॉइंट है अल्फा फॉर्म का। 369 क्या होता है? ये ट्रांजिशन फॉर्म है अल्फा और बीटा का, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ट्रांजिशन टेम्परेचर हम इसे बोलते हैं। ठीक है, और 727 क्या है? 1000 केल्विन के ऊपर में जाता। तो सारे वैल्यू जान पहचान वाले दिए गए। तो उम्मीद है आपको सल्फर के एलोट्रॉप्स के बारे में चीजें समझ में आई होंगी। एक जेई मेन 2011 का एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, वो मैं करवाता हूं आपको, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको भी आप देख लें। AIEEE वैसे सल्फर के क्वेश्चंस बहुत ईयर आए हैं, बट जेई मेन 2011 वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है,
मैं उसको आपको करवाता हूं, इंतजार करें। आपके सामने एक और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सल्फर एलोट्रॉप्स के रिगार्डिंग या फास्फोरस, कोई एंड तो है नहीं उसका, ओर छोर है नहीं, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने करवाए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सल्फर इज इनकरेक्ट? पहला है H2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, कौन सा इनकरेक्ट है सल्फर के रिगार्डिंग? दूसरा है द वेपर एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिस्ट मोस्टली ऑफ एसिड रिंग्स। तीसरा है एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड द गैस मोस्टली कंसिस्ट ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। और चौथा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज नेवर लेस देन +4 इन द कंपाउंड्स। आप लोग आंसर्स बताएं इसके, क्या आपके अकॉर्डिंग आने चाहिए। हमने जितना भी सल्फर का कॉन्सेप्ट आपको करवाया है, वो सारे कॉन्सेप्ट पर जितने भी आज तक के क्वेश्चन है सब बन जाएंगे आपसे, कोई ऐसा नहीं है कि ये बने नहीं बने। आप जल्दी से इसके आंसर्स आप बताएं। आंसर्स आप लोगों के डी आ रहे हैं वैसे मोस्टली। गुड, सारे लोगों ने आंसर डी किया, बहुत सही। आ जाइए, एकदम एग्जैक्टली डी ही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग भी। पहला है H2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, काफी कॉमन है, सही है। दूसरा है द वेपर एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिस्ट मोस्टली ऑफ एसिड रिंग। अगर मान लीजिए थोड़ा सा इसमें आपको डाउट है कि सर पता नहीं ये होगा कि नहीं, तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 473 केल्विन है। हम लोग अब जान रहे हैं कि 369 केल्विन मतलब लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो ट्रांजिट करता है इसमें, और 393 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है। पहले का 385 केल्विन, दूसरे का 393। 393 को 120 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हो, तो काफी कम मेल्टिंग पॉइंट है उनका भी। तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब वो वेपर में धीरे धीरे जाने लगता है, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी कह रहा है एसिड रिंग है। अगर आपको मन में डाउट है कि सर इसमें एसिड नहीं H2 होगा, तो हमने ये नहीं बोला था, हमने बोला था जब 1000 केल्विन के ऊपर जाते हैं आप तो कंप्लीट H2 में जाता है। बट हाई टेम्परेचर हमने बोला था आपको 400 500 600 पे जाएंगे तो धीरे धीरे H2 का अमाउंट बढ़ेगा, जो आपका बाकी फॉर्मूला है वो रहेगा, बट धीरे धीरे H2 का अमाउंट बढ़ेगा। सी में देखो और क्लियर लिखा है एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे 727 होता है 1000 केल्विन, 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस मोस्टली कंसिस्ट ऑफ H2, अभी भी मोस्टली है, वनली नहीं है। और जो आपने ये क्वेश्चन करा था वो कंप्लीटली था अबव विच टेम्परेचर सल्फर ट्रांजिट्स टू H2 डायटोमिक फॉर्म कंप्लीटली। तो 1000 केल्विन के ऊपर तो 727 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कंप्लीट चला जाता, बट हमने क्या बोला, स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर वो H2 की तरफ ट्रांजिट करना। इसीलिए सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा कि मोस्टली आपका 600 पर हाई टेम्परेचर पर H2 जाएगा। और डी में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज नेवर लेस देन +4 इन द कंपाउंड्स। तो +4 के नीचे H2S तो जाता है ना, आप H2S ले, H2S में नहीं है सल्फर -2 तो जाएगा ना, कह रहा नेवर, कभी नहीं जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता। हाँ, आप ये दिमाग में नहीं ला सकते H2S2O3, आप इसको +2 नहीं सोच सकते हैं +4 की जगह, क्योंकि इसमें लेस भी है लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 -2 दो तरह का इसमें है, तो इसमें भी लेस गया है, बट +2 की वजह से लेस नहीं है, -2 की वजह से लेस है। तो अल्टीमेटली अपना आंसर डी गलत है, मतलब डी गलत है ऑप्शन, इसलिए आंसर डी होगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्या, सल्फर का एलोट्रॉप्स। उम्मीद है आपको सल्फर का एलोट्रॉप अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। हमने बहुत सारी चीजें इसमें सिखाई है और आप यकीन रखें कभी भी किसी भी हाल में सल्फर के क्वेश्चंस इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछे जा सकते। तो ऐसे ही कार्बन फास्फोरस के एलोट्रॉप्स पर भी आप काम करें। एलोट्रॉप्स में एक बातें और बोली जा सकती है, ठीक है एडवांस लेवल पे वो बातें मैं कर दे रहा हूं। वो बात ये बोली जा सकती है मेटेलिक सल्फर। एक बात मैं ये कह सकता हूं आपसे, हाँ जी, मेटेलिक सल्फर ये भी एक सल्फर है। बहुत सारे एलोट्रॉप्स में से एक ये भी फॉर्म है सल्फर का, मेटेलिक सल्फर। हमने 2-3 बातें आपसे कभी कभी मैं करते रहता हूं यूनिक चीजें, जैसे कौन सा मेटल है जो नॉन मेटल भी है,
मेटलॉइड की बातें नहीं हो रही है। कौन सा ऐसा नॉन मेटेलिक मेटल है, जैसे हमने कभी बातें करी है आपसे, आपको याद होगा, क्या आप बोल सकते हैं एक बार प्लीज बताएं। हमने पूछा आपसे एक नॉन मेटेलिक मेटल कौन सा है, लाइक नॉन मेटेलिक मेटल, जल्दी से एक मेटल का एग्जांपल दें, नाम दे जो नॉन मेटेलिक मेटल है। नॉन मेटेलिक मेटल कौन है जिसके प्रॉपर्टीज नॉन मेटल वाले प्रॉपर्टी होते हैं? कौन ऐसा मेटल है जिसको नॉन मेटेलिक मेटल? एग्जैक्टली, गुड अभिषेक, वेरी गुड। टिन, हमने टिन का किया था, अल्फा और बीटा फॉर्म, एग्जैक्टली टिन। हाँ टिन वाला फॉर्म। टिन जो है वो एक नॉन मेटेलिक टिन भी होता है, लेकिन इसका सारा नहीं, नॉन मेटेलिक टिन होता है इसका अल्फा फॉर्म, अल्फा फॉर्म जिसको आप ग्रे टिन बोलते हैं, ग्रे टिन। ये नॉन मेटेलिक होता है, इसका जो प्रॉपर्टी होता है ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज होता है, बिल्कुल ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज होता है। जैसे एक इसमें कंडक्टिविटी नहीं होती है, मेटल में कंडक्टिविटी होती है, इसमें कंडक्टिविटी नहीं होती है, ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज होता है इसमें टिन का, क्लियर है। उसी तरीके से होता है मेटेलिक सल्फर, क्लियर है। नॉन मेटेलिक मेटल की बातें हमने करी थी, ये बातें आपसे डिस्कस की गई है। टिन का अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म नहीं, बीटा फॉर्म व्हाइट फॉर्म होता, अल्फा फॉर्म की बातें मैं कर रहा हूं। अब आ जाइए मेटेलिक टिन, व्हाट इज मेटेलिक टिन? मेटेलिक टिन, मेटेलिक सल्फर, व्हाट इज मेटेलिक सल्फर? मेटेलिक सल्फर होता है सल्फर एट वेरी हाई प्रेशर, जब बहुत हाई प्रेशर पर होते हैं, एट स्पेसिफिक प्रेशर बोल सकते हैं, एट स्पेसिफिक यहीं पे लगा दो, ठीक है, एट स्पेसिफिक बट वेरी हाई प्रेशर और अराउंड 400 केल्विन पर वो लाया जाता है। तो एक मेटेलिक सल्फर मिलता है, सॉरी टेम्परेचर लिखना पड़ेगा, अराउंड 10 to 13 केल्विन। आप सोचिए ये कितना लो टेम्परेचर है, मतलब वेरी लो टेम्परेचर कह लीजिए। एक ये भी आता है, और जानते हो ये सुपर कंडक्टिव, ये सुपर कंडक्टर होता है। अब सोचो नॉन मेटल सुपर कंडक्टर हो गया, तो केमिस्ट्री में बहुत कुछ चीजें होती रहती हैं ऐसी। एक नॉन मेटल जो मेटल की तरह बिहेव कर सकता है वो है सल्फर, लेकिन ऐसा नहीं है हर कोई, इसके अलग अलग प्रेशर पर, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, बहुतों एलोट्रॉप्स होते हैं, बहुतों फॉर्म्स होते हैं सल्फर के। तो एक पर्टिकुलर मेटेलिक सल्फर फॉर्म होता है जो काफी हाई प्रेशर पर, एक स्पेसिफिक हाई प्रेशर पर और 10 से 13 केल्विन के बीच में यह फॉर्म आता है। काफी लो टेम्परेचर हुआ, 10 से 13 केल्विन काफी लो टेम्परेचर हुआ, -260 के आसपास, आप समझ लीजिए कितना कम हुआ, तो यह सुपर कंडक्टर होता। तो हमने आपको बताया एक मेटेलिक नॉन मेटल और एक बताया नॉन मेटेलिक मेटल, ये तो हमने आपको पढ़ाया था। तो इस तरह से हमारा ये सल्फर का एलोट्रॉप्स कंप्लीट हुआ। ऐसे ही दूसरे एलोट्रॉप्स पर ध्यान लगाते रहे, सीखते रहे।